बाय अ गुड फंड मैनेजर इन अ वीक फेज, तो एटलीस्ट वीक तो पीछे चला गया, गुड विल कम इन फ्यूचर। आप समझिए 5 साल पहले हमारे करीबन 12 लाख कस्टमर होते थे यूनिक पैन्स, और आज ये बढ़ के हो चुके हैं 1 करोड़ 6 लाख। तो इंडस्ट्री में करीबन 5.5 करोड़ के आसपास यूनिक इन्वेस्टर्स हैं। 75 करोड़ से इस फंड का जो आज साइज़ है वो 38,000 करोड़ है। सो 75 करोड़ टू 38,000 करोड़ साइज़। लार्ज एंड मिड कैप की 5 सालों में आज की तारीख में हुआ होता था 2,60,000 के आसपास पिछले 5 सालों में। इंडिया की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पहले से कई ज्यादा फास्ट ग्रो कर रही है। मिलियंस ऑफ इन्वेस्टर्स SIPs के थ्रू मार्केट्स में एंटर कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल हैबिट बनती जा रही है। लेकिन वॉलेटाइल और फास्ट चेंजिंग मार्केट साइकिल्स के बीच एक इंपॉर्टेंट सवाल हमेशा सामने आता है। इन्वेस्टर्स इंपॉर्टेंट म्यूचुअल फंड स्कीम्स की फिलॉसफी, परफॉर्मेंस और लॉन्ग टर्म पोटेंशियल को ट्रूली कैसे समझे। वेलकम टू म्यूचुअल फंड डीप डाइव, मनी टीवी की एक स्पेशल सीरीज जहां हम इंडिया की इंपॉर्टेंट म्यूचुअल फंड स्कीम्स, उनकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी, मार्केट साइकिल्स के अक्रॉस परफॉर्मेंस और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन पोटेंशियल को क्लोजली डिस्कस करते हैं। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं अखिल चतुर्वेदी, द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड चीफ बिजनेस ऑफिसर एट मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री में 26 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस रखने वाले अखिल ने इन्वेस्टर एंगेजमेंट, बिजनेस ग्रोथ और स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन में इम्पॉर्टेंट रोल्स प्ले किए हैं। इस एपिसोड में हम उनके साथ डिस्कस करेंगे मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड की ग्रोथ जर्नी, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड और मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड की फिलॉसफी और परफॉर्मेंस, SIPs के थ्रू लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन, वॉलेटाइल फेजेस में इन्वेस्टर बिहेवियर और इन्वेस्टर्स को म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंस को मार्केट साइकिल्स के अक्रॉस कैसे इवैल्यूएट करना चाहिए वो। अखिल, वेलकम टू मनी टीवी। थैंक यू करुणा वंस अगेन। फंड्स के बारे में डिस्कशन करने से पहले ये जान लेते हैं जस्ट अ पिक्चर अबाउट द स्केल ऑफ मोतीलाल ओसवाल। बताइए हमें टोटल स्कीम्स, एसेट अंडर मैनेजमेंट, इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन, जस्ट पेंट अस अ पिक्चर ऑफ हाउ इट इज एज ऑफ नाउ। तो मोतीलाल ओसवाल AMC का आज की तारीख में जो ओवरऑल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है वो करीबन 1,85,000 करोड़, 1,85,000 करोड़ AUM है, ऑल इक्विटी AUM। और इसमें अगर आप इसको ब्रेकअप करके देखेंगे तो म्यूचुअल फंड का AUM है करीबन 1,40,000 करोड़, और जो दूसरा 40-45,000 करोड़ है वो हमारा ऑल्टरनेट AUM है। अब म्यूचुअल फंड्स में अराउंड 145 पे आप देखेंगे तो एक्टिव म्यूचुअल फंड्स होते हैं, पैसिव म्यूचुअल फंड्स हैं। सो एक्टिव म्यूचुअल फंड्स होंगे करीबन 1,00,000 करोड़ के आसपास, और पैसिव म्यूचुअल फंड्स हैं करीबन 40-45,000 करोड़ के आसपास। और फिर हमारे जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़ हैं, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं, वो करीबन 35 से 40,000 करोड़ है। तो ये सब जो ब्रेकअप है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स, अलग अलग चैनल्स पे, दिस इज़ व्हाट वी मैनेज सो फार। ऑब्वियसली पिछले 4-5 सालों में इंडस्ट्री काफ़ी अच्छे से ग्रो की है और हमारे भी फंड्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। सो ग्रोथ इन नंबर ऑफ़ इन्वेस्टर्स भी बहुत अच्छा रहा है। सो आज की तारीख में आप समझिए 5 साल पहले हमारे करीबन 12 लाख कस्टमर होते थे यूनिक पैन्स, और आज ये बढ़ के हो चुके हैं 1 करोड़ 6 लाख। तो इंडस्ट्री में करीबन 5.5 करोड़ के आसपास यूनिक इन्वेस्टर्स हैं, और उसमें से 1 करोड़ 6 लाख यूनिक इन्वेस्टर्स हमारे पास में। सो मोटा मोटी 20% ऑफ द टोटल इंडस्ट्री इन्वेस्टर्स वी हैव, राइट। तो ये हो गया आपका इन्वेस्टर बेस। अब जैसे जैसे इंडस्ट्री बढ़ रही है तो ऑब्वियसली हमने भी अपनी टीम को बढ़ाया है, जोग्राफिकल प्रेजेंस को भी इंक्रीज़ किया है। सो 5 साल पहले 28 ब्रांच होते थे, आज 70 के आसपास ब्रांच लोकेशन है। 80 लोगों की सेल्स टीम होती थी, आज 350 लोग की सेल्स टीम है। ओवरऑल AMC में 700 के ऊपर अब लोग हो गए हैं, इन्वेस्टमेंट टीम, सेल्स, ऑपरेशन सब मिला के। तो पिछले 3 साल का पीरियड काफ़ी ग्रोथ वाला पीरियड था और कंटिन्यू कर रहा है। व्हाट अबाउट स्कीम्स? कितने स्कीम्स हैं आज की डेट में? स्कीम्स भी हमने काफ़ी लॉन्च किए हैं पिछले 3 साल में। तो आज एक्टिव म्यूचुअल फंड्स हमारे पास में करीबन हैं 24 एक्टिव म्यूचुअल फंड्स, जिसमें हर प्रकार के म्यूचुअल फंड्स हैं, डाइवर्सिफाइड फंड्स जैसे कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज एंड मिड कैप, तो जो मार्केट कैप बकेट्स में स्प्रेड हैं। और पिछले 2 सालों में हमने काफ़ी थीमेटिक और सेक्टोरल फंड्स भी लॉन्च किए हैं।
जैसे कि काफ़ी अच्छी थीम्स लग रही हैं जो अगले 5-10 सालों में, मैन्युफैक्चरिंग है, कंजम्पशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इनोवेशन हो गया। सो ऐसे काफ़ी थीम्स और थीमेटिक फंड्स भी हमने अभी हाल फिलहाल में कॉन्ट्रा फंड क्लोज किया है। तो जो अच्छे अच्छे आइडिया लगते हैं थीम्स में या सेक्टोरल में, तो इंक्रीमेंटली वो लॉन्च कर रहे हैं। तो ब्रॉडली 24 एक्टिव म्यूचुअल फंड्स है। पैसिव में हम लोग बहुत लॉन्च करते हैं। तो पैसिव में अभी भी बात करेंगे तो शायद आज 4 तारीख है, तो क्लीन एनर्जी फंड लॉन्च किया है। तो ये सब मिला के करीबन 65 पैसिव फंड्स होंगे। तो ये दोनों को आप जोड़ोगे तो रफली 90 स्कीम्स हैं। क्लोज टू अ सेंचुरी नाउ। क्लोज टू अ सेंचुरी हो जाएगा इस साल में, सेंचुरी विल बी डन। PMSAIF में हमारी 5 ही स्ट्रेटजीज़ हैं, 5 थीमेटिक स्ट्रेटजीज़ हैं। तो वहाँ हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करते हैं, 5 ही स्ट्रेटजीज़ हैं, उसी में स्केल को बिल्डअप करते हैं। ओके, वंडरफुल। आज इस एपिसोड में हम 2 स्कीम्स पर फोकस करना चाहते हैं। तो पहले वी वांट टू स्टार्ट विद द मिड कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। तो थोड़ा हमें बताइए स्कीम की जर्नी, कब ये शुरू हुआ, कैसे कैसे ये ग्रो किया, एंड इन्वेस्टर बेस का कोर जो सेगमेंटेशन है वो क्या है? सो मिड कैप फंड काफ़ी मेरे लिए काफ़ी सिंबॉलिक फंड है, बिकॉज जब मैंने मोतीलाल ओसवाल ज्वाइन किया था 2013 में, तो जो मेरा पहला फंड लॉन्च हुआ था एज अ हेड ऑफ सेल्स, वो मिड कैप फंड था। तो मेरा पहला प्रोडक्ट था यहाँ पर, और उस समय पे इक्विटी मार्केट्स इतना अच्छा नहीं कर रहे थे 2013-2014 में, बट लॉन्च किया था एंड होप कर रहे थे कि अच्छा सेल्स हो, बट बहुत ही छोटा कलेक्शन हुआ था 70-75 करोड़ का, दैट्स इट, राइट। तो वहाँ से लेके आप देखेंगे आज करीबन 12 साल हो चुके हैं इस फंड को लॉन्च करे हुए, 2014 से लेके 2026, तो 12 साल से थोड़ा ऊपर ही है। और 75 करोड़ से इस फंड का जो आज साइज़ है वो 38,000 करोड़ है। सो 75 करोड़ टू 38,000 करोड़ साइज़। मिड कैप ऐसी कैटेगरी है जो इंडिया में बहुत ही रेलेवेंट है, बिकॉज इंडिया में आप देखेंगे जो अपकमिंग नए बिजनेसेस हैं, नया एंटरप्रेन्योरशिप, नया इनोवेशन, मोस्टली ये मिड कैप और स्मॉल कैप साइड पे ही होता है। बट मिड कैप में वही कंपनियां पहुंचती हैं, हर कंपनी की एक जर्नी होती है, वो माइक्रो कैप से शुरू होती है, फिर स्मॉल कैप बनती है, फिर मिड कैप बनती है, फिर लार्ज कैप बनती है। तो मिड कैप ऐसा स्वीट स्पॉट होता है जो ना तो स्मॉल कैप है, स्मॉल कैप जितना छोटा भी नहीं है और लार्ज कैप जितना बड़ा भी नहीं है। तो एक अच्छा साइकिल पे होते हैं, एक अच्छे स्टेज पे होते हैं जहाँ पर कंपनियाँ इस्टेब्लिश्ड हो जाती हैं, बिजनेस मॉडल्स इस्टेब्लिश्ड हो जाते हैं, मैनेजमेंट्स का ट्रैक रिकॉर्ड क्लियर होता है, आपको ग्रोथ अच्छी देखने को मिलती है, सेक्युलर ग्रोथ देखने को मिलती है। तो ये स्पेस बड़ा अच्छा स्पेस है क्योंकि बिज़नेस मैच्योर हो जाते हैं, ग्रोथ हाई रहती है। और इस स्पेस में हमने देखा है पिछले काफ़ी सालों से ब्रॉडली अगर इंडेक्स को भी आप देखेंगे तो अर्निंग्स ग्रोथ भी बहुत स्ट्रॉन्ग रही है, मतलब डबल डिजिट 20% के प्लस ही अर्निंग्स ग्रोथ रही है। सो ये स्पेस में बिजनेसेस अच्छे हैं, ग्रोथ बिजनेसेस हैं, क्वालिटी बिजनेसेस हैं और सेक्युलर भी लगते हैं। और वेल्थ क्रिएशन भी इसी स्पेस में अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, लार्ज कैप इंडेक्स मतलब निफ्टी 50 वर्सेस मिड कैप 150 इंडेक्स वर्सेस स्मॉल कैप 250 इंडेक्स, तो ये पर्टिकुलर इंडेक्स हैज़ बीन द बेस्ट परफॉर्मिंग बास्केट इन आवर कंट्री एंड इट इज़ लाइकली टू डू सो इन द फ्यूचर। सो इस स्पेस में जनरली ट्रैक्शन हाई रहता है, इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट भी काफ़ी हाई रहता है और इसी कारण से ये स्पेस काफ़ी फास्ट पेस पे ग्रो हो रहा है। फ्लेक्सी कैप फंड के बाद में मिड कैप इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कैटेगरी। अभी अगर आप हमारे ट्रैक रिकॉर्ड की बात करेंगे तो जर्नी बहुत अच्छी रही है। अगर आपको मैं एक लॉन्ग जर्नी बताऊं तो 10 रुपये के NAV से शुरू किया था हमने फरवरी 2014 में और आज इसकी NAV 100 क्रॉस कर चुकी है। तो 12 सालों में 10 गुना वेल्थ क्रिएट हुआ है इस पर्टिकुलर फंड में। और इसको अगर आप IRR में देखेंगे तो करीबन 20% प्लस का कंपाउंडेड एनुअलाइज ग्रोथ रेट भी है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का। तो जिसने भी उस समय पे इन्वेस्ट किया था, अगर लाख रुपए लगाए थे तो वो 10 लाख हो चुके हैं, या 10 लाख लगाए तो 1 करोड़ इस फंड ने बनाया है। बट 12 साल की जर्नी में कुछ साल बहुत अच्छे थे, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे थे, कुछ साल थोड़े ख़राब भी गए और कुछ साल एवरेज भी गए हैं। अगर आप इसको स्प्लिट करेंगे तो शुरुआत में ही 2014 में जब हमने लॉन्च किया था, पहले साल में इसकी NAV ऑलमोस्ट डबल के आसपास हो गई थी। फिर एक बार आप जब इतना अच्छा परफॉर्म करते हो तो वो थोड़ा सा स्टेबलाइज हो जाता है, थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है फंड। फर्स्ट 4 इयर्स 2014 से 18 तक बहुत अच्छा फेज़ था। 19-20 में थोड़ा सा फेज़ ख़राब आया, थोड़ा सा स्लो हुआ। 21 से 24 फिर से बहुत ही हाई ग्रोथ फेज़ आया था, मतलब लिटरली
हमारी NAV जो थी वो 25 रुपये के आसपास थी, 100 क्रॉस हो गई पिछले 4 सालों में, और पिछले 1 साल में वापस से स्लो डाउन फेज़ है। तो 2 साल ऐसे हुए जहाँ नेगेटिव रिटर्न बना, करीबन 5-6 साल ऐसे थे जहाँ पर आउट परफॉर्मेंस बहुत अच्छा आ रहा था, और 2-3 साल थोड़े से साइडवेज थे। ये तो एक नेचुरल साइकिल है एक फ़ंड का, जब 10, 12, 15 साल ख़त्म होते हैं तो लॉन्ग टर्म में तो बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट होता है, बट शॉर्ट टर्म में ऐसे पैचेस आते हैं जहाँ पर कुछ साल बहुत अच्छे जाते हैं, कुछ साल थोड़े ख़राब भी जाते हैं, और जैसे जैसे आप हर साइकिल को लिव करते हैं तो नेट लॉन्ग टर्म में तो आपका 20% प्लस बना ही है, राइट। तो बट टिपिकली जो हम ट्रैक करते हैं 5 ईयर, 3 ईयर, 1 ईयर रिटर्न्स, उसमें कैन यू टेल अस हाउ? तो मिड कैप को आप देखेंगे, नहीं राइट क्वेश्चन है, आपको पहला 3 साल ही देखना चाहिए, फिर 5 साल, फिर सिंस इंसेप्शन। तो इस फंड का आप 3 साल रिटर्न देखेंगे तो मेरे हिसाब से रफली 16.9% के आसपास इसका 3 साल का रिटर्न है, और 5 साल में 21% है, और सिंस इंसेप्शन जो मैंने आपको बताया था 12 साल में 20.1% के आसपास इसका रिटर्न है। तो गुड, वेरी हेल्दी 15+% कंपाउंडिंग है। ब्रॉडली अगर आप इसको बेंचमार्क से भी कंपेयर करेंगे तो 3 साल में थोड़ा माइनर अंडर परफॉर्मेंस है 0.5% का, 5 साल में 2.5% का आउट परफॉर्मेंस है, और सिंस इंसेप्शन 1% का बेंचमार्क से आउट परफॉर्मेंस है। तो ये है इसका परफॉर्मेंस का ट्रैक रिकॉर्ड। अगर 5 साल पहले किसी ने 1 लाख रुपए मोतीलाल ओसवाल लार्ज मिड कैप फंड में डाले होते, लमसम 1 लाख, तो आज कितनी उसकी वैल्यू हो चुकी होती? लार्ज एंड मिड कैप की 5 सालों में आज की तारीख में हुआ होता था 2,60,000 के आसपास पिछले 5 सालों में। अखिल, क्या इन्वेस्टर्स को किसी फंड की शॉर्ट टर्म रिटर्न्स देख के उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर लॉन्ग टर्म ट्रस्टेड स्कीम्स में एंट्री, एग्जिट, कंटिन्यूएशन को इवैल्यूएट करने का कोई और तरीका होना चाहिए? लॉन्ग टर्म में लॉन्ग टर्म फंड्स, ओल्ड फंड्स, एटलीस्ट जिसका 5 साल से ज़्यादा ट्रैक रिकॉर्ड है, ट्रस्टेड स्कीम है, फिलॉसफी अच्छी हो, क्लियर फिलॉसफी हो कि फ़ंड किस तरीके से इन्वेस्ट करता है, किस टाइप की कंपनियां खरीदता है, वो क्लियर होना चाहिए। और लॉन्ग टर्म में हम क्या देखते हैं कि आपको एक चीज़ देखने को मिलती है कि भाई लंबे समय में ये फ़ंड किन समय पे अच्छा करता है, किन समय पे ये अच्छा नहीं करते, तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि क्या आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए आगे के 5 सालों में। तो हमेशा फंड जिसका लंबा ट्रैक रिकॉर्ड हो, जिसकी फ़िलॉसफी क्लियर हो, जिसका इन्वेस्टमेंट प्रोसेस क्लियर हो, फंड मैनेजर की लॉन्जिविटी अच्छी हो, ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए और फिर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। रिटर्न्स काफ़ी मिसलीड कर सकते हैं, कुछ समय पे रिटर्न्स बहुत अच्छे दिखेंगे, कुछ समय पे रिटर्न्स ख़राब दिखेंगे। प्रॉब्लम क्या होती है कोरोना आदि तक कि लोग आते हैं परफॉर्मेंस आने के बाद ही, जब स्कीम का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है, टॉप क्वार्टाइल में, लाइक स्टॉक्स, जब कोई अच्छा कर रहा होता है तो सबको वही जाना है। तो जो चीज़ सबसे मोमेंटम में सब पार्टिसिपेट करते हैं। तो फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली जब भी फंड बहुत अच्छा करता है, रैंकिंग्स बहुत ऊपर होती हैं, सब जगह पे 5 स्टार फंड हो जाता है, तो उस समय पे बहुत पैसा आता है। बट उसमें होता क्या है कि क्योंकि ऑलरेडी इस फंड ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे चुका है, मतलब कि अंडरलाइन जो कंपनियां हैं वो ऑलरेडी काफ़ी अच्छा रिटर्न दे चुकी हैं। तो ऐसा होता है कि जब एक फ़ंड बहुत अच्छा रिटर्न देता है, कुछ समय ऐसा थोड़ा सा वो सॉफ्ट भी हो सकता है फ्यूचर में। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप एक अच्छा फ़ंड आइडेंटिफाई करते हैं तो आइडियली आपको उसके थोड़ा सा, जब वो थोड़ा सॉफ्ट होता है उस समय पे आप अगर आप एंट्री करेंगे तो फिर वो जब रिकवर होकर वापस से टॉप में जाता है तो उसमें आपका काफ़ी अच्छा रिटर्न बनता है। तो रिटर्न शुड नॉट बी द स्टार्टिंग पॉइंट टू डिसाइड विच फंड टू इन्वेस्ट। स्टार्टिंग पॉइंट जैसे आपने बताया वो होना चाहिए, 5 साल ख़त्म हुए, 8 साल, 10 साल, कैसा परफॉर्म किया अलग अलग साइकिल में, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन कैसी है, वॉलिटिलिटी कैसी है फंड की, ये सब चीज़ें आप देखिए, बिकॉज वो आपको मिलेगा अगले 5-10 सालों में। तो परफॉर्मेंस के बेसिस पे करेंगे, आप टॉप फंड ही खरीदेंगे, टॉप फंड खरीदेंगे तो आपका पहला 1 साल, पहला 2 साल खराब ही जाना है, तो वो मान के आओ। दैट्स द कैविएट। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड की भी। अगेन थोड़ा हमें बताइए कि इसके पीछे की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी क्या है, कब ये शुरू हुआ था, इन्वेस्टर बेस कैसा है, AUM कैसा है? तो 2019 में सेबी ने म्यूचुअल फंड्स में काफ़ी नई कैटेगरीज इंट्रोड्यूस की थी। तो 2019 के पहले जो जिसको हम बोलते थे कि एक ऐसा फंड या एक ऐसी कैटेगरी होनी चाहिए जिसमें फंड मैनेजर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी प्रकार की कंपनियां खरीद सकता हो, तो वो एक ही कैटेगरी थी जिसको बोलते थे फ्लेक्सी कैप कैटेगरी, जो आज भी है। लेकिन फ्लेक्सी कैप फंड में क्या देखने को मिल रहा था, अधिकतर उस समय पे मोस्ट फंड मैनेजर्स उसमें लार्ज कैप की तरफ थोड़ा ज़्यादा बायस्ड होते थे। तो हर फ्लेक्सी कैप फंड में 50% के ऊपर लार्ज कैप होता था, 50, 60, 65, 70% तक लार्ज कैप होता था, और बाकी का मिड एंड स्मॉल होता था।
बट कॉन्सेप्ट ये था कि अलग अलग समय पे जब आपको मिड कैप का वैल्यूएशन अच्छे लग रहे हो तो मिड कैप में ज़्यादा ओवरवेट होना चाहिए या स्मॉल कैप, तो वो ऐसा फ्लेक्सिबल चलना चाहिए था, तो होता नहीं था वैसे। तो 2019 में जब सेबी ने कैटेगरीज क्रिएट की तो 2 नई कैटेगरीज ऐसी क्रिएट की जो कि फ्लेक्सी कैप टाइप कैटेगरीज हैं, लेकिन उसमें सेबी ने डिफाइन कर दिया कि कितना लार्ज कैप होना चाहिए, कितना मिड कैप और कितना स्मॉल कैप। तो अब क्या हो रहा है कि जैसे कि लार्ज एंड मिड कैप एक कैटेगरी क्रिएट हुई, तो लार्ज एंड मिड कैप में रेगुलेटर ने बोला कि आपको मिनिमम 1/3 जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको टॉप 100 कंपनीज में ही करना है। तो किसी भी समय पे, अच्छे समय पे, बुरे समय पे, 1/3 ऑफ द पोर्टफोलियो बाय डेफिनेशन, बाय लॉ, इट हैज़ टू बी इन्वेस्टेड इन टॉप 100 स्टॉक्स। फिर जो दूसरा 1/3 ऑफ द पोर्टफोलियो है दैट हैज़ टू बी इन द मिड कैप बास्केट विच इज़ 101 to 250 स्टॉक, वो भी 1/3 डिफाइंड है। तो लार्ज कैप भी आपका डिफाइंड हो गया, मिड कैप भी डिफाइन हो गया। हर समय पे आपको ये 2 एलोकेशंस बना के ही रखने पड़ेंगे, 1/3 1/3। बाकी का जो 1/3 है वो 1/3 रेगुलेशन ने आपको बताया है कि आप इसको फ्लेक्सिबल रख सकते हो। तो अलग समय पे जैसे कि जब आपको मिड कैप अच्छा लगे या स्मॉल कैप या लार्ज कैप, तो आप वो जो बकेट है 1/3 का, उसमें यू कैन बी ओवरवेट ऑन लार्ज, वेट ऑन मिड, और यू कैन आप उसमें स्मॉल कैप को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अब क्या हो रहा है कि इसमें ट्रू ब्लू फ्लेक्सी कैप स्कीम बोल लीजिए या मल्टी कैप स्कीम इसको बोल लीजिए, बिकॉज उसमें आपको लार्ज कैप मिलना ही मिलना है हर समय पे, मिड कैप मिलना ही मिलना है हर समय पे, बाकी का 1/3 फंड मैनेजर की चॉइस है। तो आपको कॉम्बिनेशन में मिल सकता है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तीनों के कॉम्बिनेशन में आपको मिल जाएगा। तो आपको सारे एक्सपोजर तीनों मार्केट कैप बकेट में आपको मिलती है। मार्केट में अगर ख़राब समय चल रहा हो, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हो, तो आपका 1/3 लार्ज कैप आपको प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, मार्केट में टेल विंड्स हैं, ग्रोथ है, मोमेंटम है, तो आपका जो मिड कैप कंपोनेंट है वो आपको रिटर्न बना के देता है। तो मिड कैप फॉर ग्रोथ एंड लार्ज कैप फॉर प्रोटेक्शन, राइट। तो दैट इज द, इसका ये ब्यूटी इस प्रोडक्ट का मुझे यही लगता है, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स है। जैसे ये इंट्रोड्यूस हुई कैटेगरी, हमने 2019 में इस फंड को लॉन्च किया, एंड लार्जली आप देखेंगे पिछले 6 साल हो गए इस फंड को हमने ये रेशो मेंटेन करके रखा हुआ है। 35 to 45% हमने इसको लार्ज कैप का रेंज रहा है इसका, 35 तो रखना ही रखना है, अप टू 45 तक गए हैं हम लोग दोनों कैटेगरीज। हाँ, ये सेम लार्ज एंड मिड कैप में जो लार्ज कैप का बकेट है वो 35 से 45% के रेंज में जनरली मूव किया है। मिड कैप अगेन सिमिलर रेंज में मूव किया हुआ है, 35 to 45, 50 तक भी गया है बीच बीच में, और बाकी का जो कंपोनेंट है वो हमने स्मॉल कैप रखा हुआ है। आज अगर आप देखेंगे तो 36% लार्ज कैप है, 42% मिड कैप है, और करीबन 22% इसमें स्मॉल कैप है। तो तीनों आपको एक्सपोजर इस पोर्टफोलियो में मिलते हैं। सेकेंडली, जैसे मैंने बताया कि ये फंड का 6 साल हो चुका है, मतलब 5 साल का भी पीरियड क्रॉस हो चुका है। प्री कोविड का लॉन्च है, मेरे सितंबर अक्टूबर में लॉन्च हुआ था प्रोडक्ट, और होते से 4-5 महीने में कोविड हो गया। तो स्टार्ट होते से ही पहले ही आपने आपकी एनएवी को 25-30% इरोड होते हुए देखा। वो फेज़ हमने लिव किया। फिर यूक्रेन का वॉर, हमने वो पूरा फेज़ भी लिव किया। इलेक्शंस हुए, वो वाला फेज़ भी पीछे गया, और अब ये वेस्ट एशिया का वॉर चालू है। तो पिछले 6 सालों में आप समझिए 4 या 5 मल्टीपल हेडविंड्स इस फंड ने, It has seen too much. हाँ, मतलब कंटिन्यूसली एक के बाद हर साल मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रही है इसमें। इसके बावजूद इस फंड का सिंस इंसेप्शन रिटर्न, जो कि करीबन 6 साल के आसपास है, वो 22-22.5% का कंपाउंडेड रिटर्न है। बहुत ही बढ़िया, मतलब फंड इतना अच्छा परफॉर्म किया डिस्पाइट ऑल द अप्स एंड डाउन्स। फंड ने नेविगेट बहुत बढ़िया तरीके से किया है। इसी फंड का आप अगर 3 साल में रिटर्न देखेंगे तो 23% है पिछले 3 सालों का रिटर्न, राइट। और 5 सालों का मेरे ख्याल से करीबन 19% के आसपास होगा। अब इस इन्वेस्टर में जिसने 3 सालों में SIP भी की होगी या 5 साल में SIP की होगी, उनका भी डबल डिजिट रिटर्न 15% प्लस ही चल रहा है। तो SIP इन्वेस्टर्स भी बहुत खुश है, लमसम जिसने डाला है वो भी बहुत खुश है, और मोटा मोटी 6 साल में आज 38 रुपये की NAV है। तो 6 सालों में 1 रुपये का 4 रुपये हुआ है, क्लोज टू 4 रुपये, मतलब 4 गुना 6 साल में ये फंड हुआ है, डिस्पाइट ऑल द इतनी सारी जो चीज़ें हुई हैं। तो ये भी वही मिड कैप के ट्रैक रिकॉर्ड पे जा रहा है। होपफुली जब तक 10 साल ख़त्म हो तो अच्छा वेल्थ क्रिएशन होगा इसमें। तो ये इस फंड का जनरली कॉन्सेप्ट है, प्रिंसिपल है, लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड है। मैं बताऊंगा कि इस फंड का अगर आप थोड़ा क्लोजली मॉनिटर करेंगे तो कंसिस्टेंसी ऑफ रिटर्न भी बहुत अच्छा है इसका। तो ख़राब समय में भी आउट परफॉर्मेंस दिखता है, अच्छे समय में भी आउट परफॉर्मेंस दिखता है, और बहुत अच्छा आउट परफॉर्मेंस है। 3 से 5% का रेंज है
भले 1 साल देखिए, 3 साल, 5 साल, 6 साल, 3 to 5% आउट परफॉर्मेंस। वॉलीटिलिटी बहुत कम है। कोई भी मेजर से आप इसको देखेंगे तो इसकी वॉलीटिलिटी फंड की बहुत कम है। और फंड मैनेजर जिस तरीके से इसको मैनेज कर रहे हैं, रिस्क को मैनेज कर रहे हैं, वो भी बहुत बेहतरीन है। बिकॉज जैसे हमारी फिलॉसफी है कि आपको 35 स्टॉक तक का ही पोर्टफोलियो क्रिएट करना है, तो इस पोर्टफोलियो में 30 से 35 स्टॉक, मतलब काफ़ी नंबर ऑफ स्टॉक्स काफ़ी स्प्रेड आउट है। सेकेंडली, जब हम अंडरलाइंग बिजनेसेस खरीदते हैं, स्टॉक्स खरीदते हैं, तो उसमें भी ना हम बहुत ज़्यादा ओवर एलोकेशन करते हैं कोई भी स्टॉक में, या ना बहुत ज़्यादा अंडर एलोकेशन करते हैं, तो लार्जली ये पोर्टफोलियो फ्लैट चलता है। तो आप समझिए कि 4 से 6% का वेट पर स्टॉक मल्टीप्लाई बाय 30 स्टॉक्स, ब्रॉडली आपको 100% का पोर्टफोलियो मिलता है। तो रिस्क मैनेजमेंट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्टॉक एक्सपोजर, एलोकेशन ऑफ स्टॉक्स इन द पोर्टफोलियो। थर्ड, इसमें काफ़ी एक्टिव पोर्टफोलियो है। जनरली आप हर 3 महीने 6 महीने में ये देखेंगे कि जो स्टॉक्स ने बहुत पैसा बना दिया, महंगे हो गए, उसमें प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, कोई नया आइडिया आ गया, कोई नया थीम आ गया, कोई नया बिजनेस आइडिया आ गया, तो बहुत क्विकली हम लोग उसको रिप्लेस कर लेते हैं। तो बहुत क्विकली रोटेट करता है सेक्टर्स के बीच में और स्टॉक्स के बीच में। तो एक तरीके से काफ़ी एक्टिवली मैनेज्ड पोर्टफोलियो है। सो दोनों तरफ से, चाहे आप उसको रिस्क मैनेजमेंट तरफ से देखिए या रिटर्न मैनेजमेंट के ओर से देखिए, दोनों तरफ पे मेरे ख्याल से ये फंड ने 6 साल में ट्रू टू लेबल और इन्वेस्टर के इंटरेस्ट में काफ़ी योगदान किया मेरे हिसाब से। तो आज ऑब्वियसली आप अच्छा कर रहे हैं, लंबे समय से अच्छा कर रहे हैं, तो आप समझिए कि इस फंड का साइज़ आज 17,000 करोड़ है, और 5 सालों में ये फंड 800 करोड़ से 17,000 करोड़ तक पहुंचा है। सिप बुक भी इसमें काफ़ी अच्छी है, करीबन 300 करोड़ की सिप बुक है। और इंक्रीमेंटली आज के समय में इस कैटेगरी में अच्छा एलोकेशन भी हो रहा है इन्वेस्टर्स का। तो हम लोग ग्रोथ भी काफ़ी देख रहे हैं इस पर्टिकुलर कैटेगरी में। तो होपफुली अगर ये ट्रेंड चलता है तो ये फंड भी मेरे ख्याल से तो हमारे मिड कैप फंड के राह पे चल रहा है ये फंड। वंडरफुल। अगेन थोड़ा अगर आप हमारे व्यूअर्स के लिए इफ़ यू कैन गिव अस सम मैथ्स, अगर किसी डिसिप्लिन इन्वेस्टर ने 10,000 रुपये लगातार 3 साल इस फंड में लगाए होते, तो हाउ वुड दैट हैव पैन्ड आउट? लार्ज एंड मिड कैप में आपका 3 साल में SIP अगर आपने डिसिप्लिन तरीके से किया होता तो करीबन 16% का, जैसे मैंने आपको बताया 16% आपका SIP का रिटर्न 16% आता था, और आपका पॉइंट टू पॉइंट एब्सोल्यूट रिटर्न 20% के ऊपर है, राइट। तो 16% मतलब आप समझिए कि मोटा मोटी आपका पोर्टफोलियो 50 से 55% एब्सोल्यूट गेन होगा इस पोर्टफोलियो में अगर आपने SIP की होगी। मतलब कि अगर 10,000 रुपये महीने किए तो 3,60,000, और मेरे हिसाब से इसमें 1.25 लाख 1.5 लाख का प्रॉफिट होगा, तो इसकी वैल्यू 5 लाख रुपए के आसपास होनी चाहिए मेरे हिसाब से अंदाज़ा। यू नो, आई वांट टू गो बैक। आप शुरुआत में ये बोल रहे थे कि जैसे अगर एक फंड का भी थोड़ा लो फेज आता है तो यू हैव टू कैच दैट पॉइंट ताकि आप अपने गेन्स को और मैक्सिमाइज कर सके रिटर्न्स को। यू नो, क्वालिटी स्टॉक्स में भी ये फेजेस आते रहते हैं वेर इन यू नो दे गो थ्रू अ स्लाइटली वीकर फेज एंड वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। तो क्या स्ट्रॉन्ग म्यूचुअल फंड्स के साथ ये ऑफन होता है दैट यू नो उनका भी कोई लो पीरियड चल रहा है एंड परहैप्स इन्वेस्टर्स शुड ट्रैक दोज एंड उनको एक अपॉर्चुनिटी की तरह अग्रेसिवली यूज़ करना चाहिए ताकि अपने गेन्स मैक्सिमाइज कर सके? एब्सोल्युटली 100%। देखिए क्या है कि पहले बात आपको समझना चाहिए कि आप इन्वेस्ट कर रहे हो मार्केट्स में। मार्केट्स भी सिक्लिकल होते हैं, मार्केट्स में भी रिटर्न्स कुछ साल आते हैं, कुछ साल नहीं आते हैं, रोटेट करते हैं, राइट। तो मार्केट भी कोई आपको हर साल पैसे नहीं बना के देता है। आप लंबे समय में रहते हो तो अच्छा बुरा दोनों देखते हो, तो उसका एवरेज आपको 12-13% मार्केट में रिटर्न देखने को मिलता है। तो मार्केट सिक्लिकल होते हैं। अब हमारे जैसे जो फंड मैनेजर्स हैं वो भी उसी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब 2 चीज़ें होती हैं, हमको मार्केट का रिटर्न भी देखना है और हमको हमारे पोर्टफोलियो का रिटर्न भी देखना है। 2 चीज़ें को देख रहे होते हैं। अब अलग अलग फंड मैनेजर, क्योंकि वो मार्केट को बीट करने की कोशिश करते हैं, अलग अलग स्टाइल से अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट में कभी आप देखेंगे तो वैल्यू स्टाइल के जो सेक्टर्स होते हैं वो चलते हैं, जो 2025 में हुआ था। 2025 में पब्लिक सेक्टर बैंक, मेटल, फार्मा, ऑटो, ये सब वैल्यू बायस्ड सेक्टर्स हैं और इन सेक्टर्स में बहुत अच्छी ग्रोथ थी, राइट। तो जो वैल्यू फंड मैनेजर्स हैं उनका बहुत अच्छा टाइम चल रहा था 2025 में। सिमिलरली अगर आप 3 साल में देखेंगे, लेट्स से 2023 से 2026, इस पूरे पीरियड में देखेंगे तो ग्रोथ स्टाइल जो सेक्टर्स हैं, जैसे कि कैपिटल मार्केट्स हो गया या NBFCs हो गए, हेल्थ केयर हो गया, रिन्यूएबल पावर हो गया, या जो नई एज मिड कैप IT हो गया,
ऐसे कुछ जो हाई ग्रोथ सेक्टर हैं जहाँ पर जो फंड मैनेजर्स कंपनीज की हाई अर्निंग्स ग्रोथ पे बेट करते हैं, वो स्टाइल आउट परफॉर्म की और वैल्यू स्टाइल ने अंडर परफॉर्म किया है। इसी तरीके से कुछ साल होते हैं जब क्वालिटी स्टॉक्स चलते हैं, कुछ साल होते हैं वैल्यू चलता है, कुछ साल ग्रोथ चलता है। तो जो फंड मैनेजर जो स्टाइल फॉलो कर रहा है उसके अप साइकिल्स आते हैं और डाउन साइकिल्स आते हैं। तो उस हिसाब से ऐसा कोई म्यूचुअल फंड मैनेजर आपको नहीं मिलेगा जो हर समय पे ये काफ़ी लोग बोलते हैं कि हर समय पे आप कंसिस्टेंटली परफॉर्म करो, तो ऐसा कुछ कंसिस्टेंटली जैसा कुछ है ही नहीं, बिकॉज मार्केट खुद कंसिस्टेंट नहीं है एक तरीके से, मतलब रिटर्न के पर्सपेक्टिव से। फिर उसके अंदर जो फंड मैनेजर अपना स्टाइल फॉलो कर रहा है वो स्टाइल हेडविंड भी होगा, टेलविंड भी होगा। वही मैं आपको पॉइंट बोल रहा हूँ कि जब एक पर्टिकुलर स्टाइल हेडविंड होता है तो आपको सस्ते में मिलता है, तब आप एंट्री करिए। फिर वो जब हेडविंड से टेलविंड में जाता है वहाँ आपका पैसा बनता है। अब आप अगर टेलविंड में आओगे तो फिर हेडविंड आएगा, टेलविंड के बाद में हेडविंड आता है, हेडविंड के बाद में टेलविंड आता है। वो और स्टीप लगेगा आपको, वो आपको और स्टीप लगेगा। क्योंकि देखो क्या होता है ना, इन्वेस्टर एक्सपीरियंस, ये मैं काफ़ी टाइम अपने आप से बात करता हूँ कि मतलब कैसे समझाऊँ। देखिए अगर मैं आज मुझे या आपको 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं, हमारा एक्सपेक्टेशन क्या होता है कि आज मैं 1 लाख लगा रहा हूँ, अगले साल मेरा 1,10,000 होना चाहिए, अगले साल 1,20,000 और 1,30,000 ऐसे बढ़ना चाहिए। तो उसको अचीव करने के लिए हम क्या देखते हैं, जो पिछले साल में और 2 साल 3 साल में जिस फंड ने ऐसा ग्रोथ किया है वही अगले 3 सालों में वैसा ही का वैसा ग्रोथ करेगा। बट ऐसा होता नहीं है। अगर आपको ऐसा एक्सपीरियंस करना है जहाँ पर आप चाहते हो कि आपका लाख रुपए में करेक्शन कम हो और अपसाइड ज़्यादा हो, तो फिर आपको ऐसे फंड चूज़ करनी चाहिए जो पिछले साल 2 साल 3 साल में परफॉर्म नहीं किए। तो उससे क्या होगा, पहले आपका डाउन साइड प्रोटेक्ट हो जाएगा, बिकॉज ऑलरेडी वो करेक्ट हो चुके हैं, ऑलरेडी परफॉर्मेंस स्लो ही है, तो अंडरलाइंग स्टॉक्स करेक्ट हुए हैं तभी तो उसका परफॉर्मेंस नहीं है। तो आपने अपना डाउन साइड को प्रोटेक्ट कर लिया उससे। अब वो फंड ऑब्वियसली जब कोई फंड खराब समय से निकलता है तो उसमें चेंजेस हो रहे होते हैं, वो अगले रोटेशन के लिए प्रिपेयर होता है। तो आप नीचे में आ गए और जैसे वो फंड फिर वो नीचे से ऊपर में जाता है तो आपका डाउन साइड प्रोटेक्ट हो गया और अपसाइड में आपको पार्टिसिपेशन मिल गया है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप बेस्ट परफॉर्मिंग की जगह पे मिड लेवल पे भी चले जाओगे। मतलब कि अगर आप रैंकिंग देख लो, मिड कैप फंड में अगर टॉप 15 फंड्स हैं तो आप 8वां 9वां 10वां ले लो, बट 1 2 3 मत लो, बिकॉज 8 9 10 वाला या तो 8 9 10 पे ही रहेगा, या वो 8 9 10 से इट कैन गो टू 5 4 3। तो नीचे से आप ऊपर जा सकते हो, ऊपर से तो नीचे ही आना है, राइट। इसलिए ये जो पास्ट परफॉर्मेंस पे जो फ्लो आता है वो फ्लो का एक्सपीरियंस टिपिकली अच्छा नहीं होता है। और इसलिए आप इंडस्ट्री में जो एवरेज एजिंग हम लोग देखते हैं कि एक एवरेज इन्वेस्टर कितने समय के लिए इन्वेस्टेड रहता है, वो 18 महीने से 24 महीने, वही है कैलकुलेशन, बिकॉज आप राइट पीरियड आपको पकड़ना पड़ेगा। यस। तो अगर आपको आपकी इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म रखना है और आपको हर 2-3 साल में यहाँ से वहाँ अगर आपको चेंज नहीं करना है, तो फॉर्मूला यही है, बाय अ गुड फंड मैनेजर इन अ वीक फेज। तो एटलीस्ट वीक तो पीछे चला गया, गुड विल कम इन फ्यूचर। तो थोड़ा सा बिहेवियर आपको अपना ठीक करना है। और एक बार आपका पहला साल 2 साल अच्छा चला जाता है ना, फिर तो आप लॉन्ग टर्म हो जाते हो, बिकॉज देन यू आर कंफर्टेबल कि ठीक है 1 लाख का 1.25 लाख हो गया, 1,30,000 हो गया, तो अब ज़्यादा से ज़्यादा करेक्शन होगा तो वो फिर से 1,10 हो जाएगा, 1,15 हो जाएगा। बट शुरू में जब लाख का 80 होता है फिर वो आप उसको चर्न करने में लगता है। दैट्स राइट। बट जस्ट लाइक स्टॉक्स, क्या ये फंड्स को भी अप्लाई होता है कि जब कोई फंड वीक परफॉर्म कर रहा है, हाउ डू यू आइडेंटिफाई कि वो एक रेड फ्लैग है या वो एक अपॉर्चुनिटी है टू ऐड मोर? इट्स अ गुड क्वेश्चन, थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा। तो देखिए, या तो आप डायरेक्टली कर लीजिए, अब डायरेक्ट करोगे तो आप बहुत सारे साइट्स हैं, वेबसाइट्स हैं जहाँ पर हर प्रकार की एनालिसिस अवेलेबल है। फंड की स्टाइल क्या है, फिलॉसफी क्या है, पोर्टफोलियो कैसा है, पोर्टफोलियो का स्टाइल क्या है, फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। तो आपको वो सब देखना पड़ेगा थोड़ा रिसर्च करके कि किन कारणों से परफॉर्मेंस नीचे दिख रहा है, किन कारणों से रिटर्न कम हुआ है। अगर वो टिपिकली कोई एरर्स हैं, कोई रेड फ्लैग्स हैं, वो दिख जाता है अगर आप वहाँ देख रहे होगे तो उससे थोड़ा सा आपको दूर रहना चाहिए। बट कोई एक नॉर्मल करेक्शन फेज में चला गया कि फंड ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, अब थोड़ा सा उसका करेक्शन फेज आ गया या स्टाइल चेंज हो गया, जैसे मैंने बताया कि अगर पिछले 1 साल में वैल्यू ने ग्रोथ से ज़्यादा अच्छा कर दिया तो नेचुरली कि ग्रोथ वाले साइड में आ जाएंगे, तो देन इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी, राइट। तो अगर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं है, पोर्टफोलियो की क्वालिटी अच्छी लग रही है, अंडरलाइंग सेक्टर्स आपको समझ में आ रहे हैं और जनरली आपको पता चल जाता है अच्छी कंपनियाँ कौन सी है, ख़राब कौन सी है, और फिर उसका टाइम थोड़ा सा ख़राब चल रहा है तो आप एंट्री कर लीजिए। अदरवाइज आप हेल्प ले लो। सो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, एडवाइजर्स हैं, रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं, वो करेंगे आपके लिए ये काम। तो मैं काफ़ी ये ट्रेंड चेंज भी देख रहा हूँ कि काफ़ी जो एडवाइजर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो अब फॉरवर्ड लुकिंग
फंड सिलेक्शन कर रहे हैं, बैकवर्ड लुकिंग सिलेक्शन नहीं कर रहे हैं। तो काफ़ी डिस्ट्रीब्यूटर से जब मैं मिलता हूँ तो वो लोग ये मेरे को बताते हैं कि आपका कौन से फंड्स हैं जो आगे अच्छे लग रहे हैं, उस पर ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि आप उसका पिछला एक साल अच्छा है कि खराब है। तो वो बोलते हैं उससे हमको फ़र्क नहीं पड़ता है। आप ये बताओ कि यहाँ से अगला 12 महीना या अगले 24 महीने विच ऑफ योर स्ट्रैटेजीज फॉरवर्ड लुकिंग कैसी लग रही है, राइट। तो फॉरवर्ड लुकिंग वर्सेज या फोरसाइट वर्सेज हाइंडसाइट। तो हाइंडसाइट तो सबको पता है, रेयर व्यू में तो सब दिख रहा है, आगे की एनालिसिस करनी पड़ती है, आगे पे रिसर्च करना पड़ता है, तब जाके आपकी गलतियां कम होंगी, रिटर्न अच्छा बनेगा। बट अकॉर्डिंग टू यू, जब कोई फंड अंडर परफॉर्म करता है तो उसके क्या फैक्टर्स या टिपिकली क्या रीजंस हो सकते हैं? मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। एक हो सकता है कि आपका जनरली आपका फंड का साइकिल बहुत अच्छा चला है, 2-3 साल बहुत अच्छा चल गया है, आपने जो भी खरीदा था वो सारी की सारी चीज़ें आपकी गोल्ड माइन बन गई, तो फंड ने बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया, इंडेक्स से बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया, तो फिर एक वो बेस हाई हो जाता है। तो वो बेस हाई होता है तो वहाँ से फिर थोड़ा सा एक स्लो डाउन फेज आ सकता है। तो एक नेचुरल मीन रिवर्जन होता है, वो एक टाइप का करेक्शन बोल सकते हो आप, जो काफ़ी हद तक हमारे मिड कैप फंड में हुआ पिछले 1 साल में। एक होता है जहाँ पर एरर ऑफ कमीशन हो गया, इन द सेंस कि आपने कंपनियाँ ही सही नहीं ली, सही प्राइस पे नहीं ली या सही प्राइस पे नहीं बेची, तो वहाँ पर आ गया आपने एरर ऑफ कमीशन बोलते हैं हम लोग कि देयर इज़ अ मैनुअल एरर विच हैज़ हैपेंड, तो उसके कारण आपका पोर्टफोलियो में करेक्शन आ गया, राइट। तो वो चीज़ थोड़ी सी स्लाइटली डेंजरस होती है जहाँ पर मैनुअल एरर हो रहे हैं, राइट। थर्ड होता है कि जनरली स्टाइल रोटेशन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल आई स्पोक अबाउट वैल्यू, ग्रोथ, क्वालिटी, राइट। तो स्टाइल रोटेशन हो गया तो आप कितना भी अच्छा पोर्टफोलियो बना लो, लेकिन मार्केट का इंटरेस्ट कोई दूसरे स्टाइल में है तो आप एक नेचुरल करेक्शन फेज में अपने आप ही आ जाते हो। तो कौन सी चीज़ से आपको बचना है? आपको बचना है जहाँ पर एरर ऑफ कमीशन हो रहा है, राइट। जहाँ पर नेचुरल करेक्शन है, नेचुरल मीन रिवर्जन है, पी मल्टीपल करेक्ट हो रहा है बट प्रिंसिपल्स ठीक लग रहे हैं, क्वालिटी फ्रेमवर्क ठीक लग रहा है, तो वहाँ पर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं जैसे अलग अलग समय पे हमारे भी अलग अलग प्रोडक्ट ऊपर नीचे होते हैं। जैसे अभी अगर लेटेस्ट बात करें मिड कैप फंड का, तो अभी पिछले 1 साल में मिड कैप फंड में हमारे में काफ़ी अच्छा खासा अंडर परफॉर्मेंस आ गया आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ वेरी हाई आउट परफॉर्मेंस। और लेकिन उसमें जनरली आप देखेंगे तो वो स्टाइल रोटेशन हैज़ बीन अ बिगर इशू, कि वो ग्रोथ से वैल्यू में चला गया। तो अक्रॉस आवर प्रोडक्ट, बिकॉज हम लोग हर स्कीम में हम लोग ग्रोथ करते हैं, तो सारे स्कीम्स का रिटर्न थोड़ा सा टेपर ऑफ हुआ, उसमें मिड कैप फंड में थोड़ा ज़्यादा टेपरिंग ऑफ हो गया। बट रियल रीजन ऑफ द करेक्शन वाज दैट सिंपली ग्रोथ स्टॉक्स वर गेटिंग करेक्टेड। It was not a judgment error. It was not a judgment error कि कोई कंपनी खराब खरीद ली हो या मतलब आपने कुछ फंडामेंटल मिस्टेक कर दी हो, वैसा कुछ नहीं हुआ था। स्टाइल रोटेशन वाज समथिंग विच डिड नॉट फेवर, और अब वो स्टाइल वापस से फेवर में आ गए। मार्च से आप देखेंगे तो हमारे सारे फंड्स वापस से रिकवरी मोड में आ गए। मतलब काफ़ी फंड्स तो टॉप पे चले गए, बट जैसे मिड कैप फंड भी है, पीक में अंडर परफॉर्मेंस 20-21% हो गया था, अभी 9% पे आ गया है। तो मतलब ऑलमोस्ट लिटरली हाफ तो रिकवर कर ही लिए हैं, और 2-3 क्वार्टर में रिकवर हो जाए। तो एरर ऑफ कमीशन जैसे मैंने बताया, फंडामेंटल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, मैनुअल मिस्टेक्स, ह्यूमन मिस्टेक्स, वो वाला पार्ट पे थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। इसलिए फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड देखना भी जरूरी है। ऑफ कोर्स, या जो फंड चला रहा है एक्चुअली में, जो डिसाइड कर रहा है क्या खरीदना क्या बेचना है, तो वो लॉन्जिविटी से आपको पता चलता है। वंडरफुल, थैंक यू सो मच अखिल, इतनी डिटेल में हमारे साथ बात करने के लिए, दोनों स्कीम्स के बारे में, एंड ऑफ कोर्स फॉर शेयरिंग योर इनसाइट्स ऑन इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स। थैंक यू करुणा, थैंक यू ऑलवेज, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन मनी टीवी। थैंक यू। That's all for this episode of Mutual Fund Deep Dive. अगर आपको ये कॉन्वर्सेशन इंसाइटफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मनी टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग सिर्फ शॉर्ट टर्म रिटर्न्स चेस करना नहीं होता, बल्कि लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज़ को समझना, मार्केट साइकिल्स के दौरान डिसिप्लिन रहना और पेशेंस और कन्विक्शन के साथ ट्रू वैल्यू को आइडेंटिफाई करना होता है। मनी टीवी, फाइंड ट्रू वैल्यू हियर. Until next time, invest smart and stay informed.